Hello everyone, welcome back to our channel Nucleus of Life Science. In the last video, we have discussed about the cell and its different types of organelles. In this video, we will discuss about nucleus, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक, its structure and function. And in this video, we will also discuss about why nucleus is called as the control room of the cell. न्यूक्लियस को किसी भी सेल का कंट्रोल रूम क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा होगा, दिस इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ अ सेल। और इस सेल के अंदर जो आपको एक इनर मोस्ट पार्ट दिख रहा है, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का जो मेन फंक्शन है वो है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करने का या पास ऑन करने का। न्यूक्लियस के आउटसाइड जो आपको ये अटैच स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोला जाता है ईआर। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ ईआर इन अ सेल। द फर्स्ट वन इज आरईआर एंड द सेकंड वन इज एसईआर। आरईआर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्हीं ईआर के अराउंड आपको जो ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है राइबोसोम्स। एंड जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी प्रोटीन संश्लेषण का। इसलिए राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। एंड दिस स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ अ सेल। एंड दिस वन इज गोल्जी एपरेटस। एंड गोल्जी एपरेटस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पैकेजिंग का। एंड इस सेल के अराउंड जो आपको इनर मोस्ट फ्लूइडी मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। सो द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। सो जो केंद्रक है किसी भी सेल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जस्ट लाइक आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल। जैसे ब्रेन हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो किसी भी सेल की एक्टिविटी को और सेल को कंट्रोल करता है। It tells the cell when to grow, when to divide and what proteins to make. यह सेल को बताता है कि कब ग्रो करना है, कब डिवाइड करना है और कब और कहाँ कौन सी प्रोटीन बनानी है। ये न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है। और जो न्यूक्लियस के अदर जो मेन फंक्शंस हैं वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो ब्रेन की तरह एक्ट करता है, इसलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। It contains DNA, which is like a recipe book carrying instruction for life. So जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और इसी डीएनए का मेन फंक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी करेक्टरिस्टिक को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने का। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ इट। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1833। तो जो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में की थी। Robert Brown discovered a dense spherical body in the cell of an orchid and named it as nucleus. So जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने ऑर्किड की सेल में एक स्पेरिकल बॉडी को ऑब्जर्व किया था और इसी स्पेरिकल बॉडी को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। द सिनोनिम टर्म ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियन। सो जो न्यूक्लियस का सिनोनिम टर्म है इसको बोला जाता है कैरियन। और इसी कैरियन के आगे अगर हम काइनेसिस लगा दें, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। इसका मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। किसी भी सेल के डिवाइड होने से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और सेल की डिवीजन की प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी। सो वह ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जो न्यूक्लियस की स्टडी के साथ डील करती है उसको बोला जाता है कैरियोलॉजी। नाउ टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ इट। सो शेप ऑफ न्यूक्लियस वरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। सो जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो टाइप टू टाइप ऑफ सेल वरी करता है। इट में स्पेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड। तो जो न्यूक्लियस का जो शेप है वो स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है और इवन फ्लैटेंड हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इट। तो इसका साइज कितना होता है? तो जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो वरी करता है 5 to 30 माइक्रोन के अराउंड। और ये जो साइज है न्यूक्लियस का वो टाइप टू टाइप ऑफ सेल वरी करता है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स,
और इन्हीं सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ए न्यूक्लिएट कंडीशन। तो जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं वो अपना जो न्यूक्लियस है वो डेवलपमेंट के दौरान खो देती हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसको कैरी कर सकें। वैसे ही जो हमारे वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें जो वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल जैसे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। सो जो फ्लोएम में हमारी सीव ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब बात करें हम न्यूक्लियस के केमिकल कंपोजिशन की। तो जो न्यूक्लियस है वो केमिकली प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, डीएनए और आरएनए से कंपोज होता है, जिसमें जो प्रोटीन का अराउंड सबसे ज़्यादा 70% होता है, फॉस्फोलिपिड हमारा 5% होता है, डीएनए अप्रॉक्सीमेटली 10% होता है और जो आरएनए है वो बिटवीन 2 to 3% होता है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की, आखिर केंद्र का आकार कैसा होता है। तो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। तो जो न्यूक्लियस है वो मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को हम न्यूक्लियर एनवलप और कैरियोथिका बोलते हैं। जैसे सेल के बाहर हमको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है, इन केस ऑफ प्लांट्स हमको सेल वॉल देखने को मिलती है। वैसे ही जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। सेकेंड है हमारा न्यूक्लियर सेफ और न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्ब। जैसे सेल के अंदर हमको साइटोप्लाज्म मिलता है वैसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर हमको न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है। एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ वन इज क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमोजोम। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस का है और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमको जो आपको 2 लेयर दिख रही हैं, एक है सबसे आउटर मोस्ट और एक है इनर मोस्ट। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन के बीच जो हमारा वैकेंट स्पेस है इसको बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को जो ये सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है उससे सेपरेट करती है। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आउटसाइड ये हमारा सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एज ए बैरियर एक्ट करती है और न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। This membrane enclosing nucleoplasm is made up of 2 unit membrane. Each membrane is 75 angstrom thick. तो जो outermost और innermost न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो थिकनेस होती है वो अराउंड 75 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। The space between these two membrane is known as perinuclear space, which is variable 15 nanometer or more. So जो स्पेस है आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस और ये वरी करते हैं, ये 15 नैनोमीटर या इससे अधिक हो सकता है। The outer unit membrane is continuous with the membrane of endoplasmic reticulum and has ribosome studded on it. तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है इसकी न्यूक्लियस की वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है किसके, ईआर के। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसी ईआर में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। The continuity of nuclear envelope is broken by minute pores called as the nuclear pores, having the diameter of 10 nanometer to 100 nanometer, and large particles like ribosomes जिनका जो डायमीटर है वो 20 to 25 नैनोमीटर कैन पास थ्रू दीज पोर्स। तो जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रोकन होती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो ये हमारे बीच बीच में जो गैप टाइप पे दिख रहा है न्यूक्लियर पोर है और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हमारे जो लार्ज पार्टिकल है जैसे हमारा राइबोसोम्स हैं या प्रोटीन है वो न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर सेप या न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो जैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर जो ये पोर्शन है जो आपको ये राउंड स्पेरिकल बॉडी दिख रही है ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है।
Inside the nuclear envelope, there is a present a granular transparent substance known as nucleoplasm और nuclear sap, जिसको हम बोलते हैं कैरियोलिम्ब। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ केमिकली मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो केमिकली न्यूक्लिक एसिड से, एंजाइम से, लिपिड से, मिनरल से या प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इनसे मिलके बना हुआ होता है। जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये आगे हम लेक्चर में देखेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में कैसे हेल्प करती हैं। Nucleoplasm is the site of enzyme activities and the synthesis of DNA, RNA and ribosomal subunits takes place here. So जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसी पोर्शन में न्यूक्लियोप्लाज्म में मेनली एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, डीएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, और जो राइबोसोमल्स की सब यूनिट्स होती हैं दैट इज जो होती है हमारी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, वो इस पोर्शन में होती हैं। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। सो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें हमारा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन आपका जो डीएनए जब मोर कंडेंस हो जाता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और जो क्रोमेटिन मोर कंडेंस फॉर्म में आ जाता है उसको बोलते हैं हम क्रोमोजोम। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पे न्यूक्लियर एनवलप है, इसकी आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट है, इन दोनों के बीच का स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और जो न्यूक्लियर एनवलप है जहाँ पे ब्रेक हो रही है वो हमारा न्यूक्लियर पोर्स है। और जो है आपको थ्रेड टाइप पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका क्रोमेटिन है, और यहाँ पे जो आपको राउंड ग्रेनुलर स्पेरिकल बॉडी दिख रही है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलस। So the nucleolus is a dense spherical structure found inside the nucleus of a cell. So जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे हमारी सेल है या न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, वैसे जो न्यूक्लियोलस है वो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। Its main function is to produce ribosomal RNA and combine it with proteins to form the subunits of ribosome. तो जो न्यूक्लियोलस है इसका जो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया आरआरएनए, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। सेकंड वन इज द टीआरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। एंड थर्ड वन इज द मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए। तो इसका काम होता है जब राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करना और इसको प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करना टू फॉर्म द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम, दैट इज द लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, एंड विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और सब यूनिट्स बनने के बाद इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। द न्यूक्लियोलस प्ले अ वाइटल रोल in the cell because without ribosome the cell cannot produce protein needed for growth and repair. So जो न्यूक्लियोलस है किसी भी सेल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन भी सिंथेसिस नहीं होगी, जो मेनली ग्रोथ, सेल की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया था। तो जो न्यूक्लियोलस है उसको फोंटाना ने 1781 में डिस्कवर किया था, और जो न्यूक्लियोलस टर्म है ये बोमैन ने 1840 में दिया था। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। सो द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरआरएनए इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो आरआरएनए का सिंथेसिस करना न्यूक्लियोलस का प्राइमरी फंक्शन होता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी बोला जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है वो सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिसाइड दिस इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन ऑल्सो। अब बात करेंगे हम क्रोमेटिन की या क्रोमोजोम की। सो जो आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रोमेटिन का। सो क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के। It consists of DNA wrapped around histone proteins, forming a structure that keeps the genetic material organized and accessible. So जो ये DNA है ये हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके अराउंड
बाइंड हो जाता है ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे। जो डीएनए है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन उसमें रिच होते हैं। इसलिए जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप हो जाता है या कॉइल हो जाता है। When the cell prepares to divide, chromatin condense into the tightly packed form called a chromosome. जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो जो ये क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये मोर टाइटली या कंडेंस फॉर्म में कॉइल हो जाता है। इसको बोलते हैं हम क्रोमोजोम। A chromosome is made up of the same DNA, but it is coiled and compacted many times to protect it and ensures accurate distribution to daughter cells during mitosis or meiosis. तो जो क्रोमोजोम वही क्रोमेटिन है लेकिन वो मोर कम्पैक्टेड कंडेंस फॉर्म है किसका, जब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो ये क्रोमेटिन मोर टाइटली पैक्ड हो जाता है और इसको बोलते हैं हम क्रोमोजोम। अगर इस क्रोमोजोम को हम माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाएं, स्पेशली अगर इसको हम जब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं उसके अंदर देखें तो ये क्रोमोजोम हमको एक्स शेप का दिखता है। अंडर अ माइक्रोस्कोप क्रोमोजोम ऑफन अपेयर एज ए एक्स शेप स्ट्रक्चर स्पेशली आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। सो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन की। What are the main functions of the nucleus and why the nucleus is called as the control room of the cell? So जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियस के, सो फर्स्ट वन इज टू स्टोर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल रिपेयर। तो डीएनए के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, सेल सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए और सेल को रिपेयर करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में न्यूक्लियस का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। बाय डिसाइडिंग विच जीन आर स्विच्ड ऑन और ऑफ, द न्यूक्लियस डायरेक्ट्स व्हाट द सेल डज एंड व्हेन। सो न्यूक्लियस डायरेक्ट करता है सेल को कि कौन सा जीन कब स्विच्ड ऑन होगा, मीन्स कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस करेगा, और कब वो ऑफ होगा, मीन्स कब वो एक्सप्रेस करना बंद करेगा। थर्ड वन, रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट सेंड्स आउट मैसेंजर आरएनए विद इंस्ट्रक्शंस टू राइबोसोम फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो ये एमआरएनए के फॉर्म में राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने के लिए। फोर्थ वन इज सेल डिवीजन कंट्रोल। तो जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन कंट्रोल में हेल्प करता है। ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस द न्यूक्लियस इंश्योर्स डीएनए इज एक्यूरेटली कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द न्यू सेल। तो जब सेल डिवाइड करती है, चाहे वो माइटोसिस के दौरान हो या मियोसिस के दौरान हो, न्यूक्लियस ये इंश्योर करता है कि जो डीएनए है वो एक्यूरेटली कॉपी हो रखा है और एक्यूरेटली जो नई सिंथेसाइज्ड डॉटर सेल हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है या नहीं। एंड द लास्ट वन इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज टू सिग्नल। तो जो न्यूक्लियस है सेल के आउटसाइड्स जो सिग्नल्स होते हैं वो उनके साथ अपना जो रिस्पॉन्स है वो कोऑर्डिनेट करता है। और जो सेल का बिहेवियर है आउटसाइड्स जो सिग्नल आ रखे हैं तो उसी यहाँ पे जो सेल का बिहेवियर है वो एडजस्ट करता है। अब बात करें एक फैक्ट की, अगर हम किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर से हम डीएनए को बाहर निकालें तो वो 2 मीटर लंबा हो सकता है। बट जो ये डीएनए है वो कुछ माइक्रोमीटर जो न्यूक्लियस का साइज है उसके अंदर फिट कैसे होता है। सो हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो अराउंड 5 to 30 माइक्रोन होता है, लेकिन ये 2 मीटर लंबा जो डीएनए है वो इस न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे होता है। तो इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो डीएनए है वो हमारा बेसिकली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ये आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड रिच होती हैं। इसलिए जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके अराउंड खुद को कॉइल कर लेता है और मोर कंडेंस फॉर्म में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ये सब कुछ पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि न्यूक्लियस को किसी भी सेल का कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो।
If you like the video, you can like and share it. You can also subscribe to our channel. If there is any mistake, so let me know on the comment section. I will definitely try to cover it on the next video. Till then, thank you so much. Bye bye.